गुड मॉर्निंग बच्चों आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। रिवीजन टॉपिक। जैसा आपको पता है 12th क्लास के इम्पोर्टेंट जितने भी फॉर्मूला हैं बेटा उनको हम चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फिर आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो चैप्टर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट 2 चैप्टर जो थे फर्स्ट एंड सेकंड बेटा उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वो डाल रखे हैं, आप उनको आराम से रिवाइज करो टाइम लगा के। लेकिन चैप्टर 3 को करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक बार अपनी कॉपी में नोट करो और हेडिंग डालो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। देखो बेटा शाबाश, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 फिजिक्स का चैप्टर 3 है बच्चों ये। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको सीबीएसई लेवल पे, जेई मेन लेवल पे या नीट लेवल पे जो भी जहां से न्यूमेरिकल्स आएगा उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, मैं आप लोगों को फॉर्मूला करवाऊंगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है बताओ। देखो आपको पता है कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आर आई, पता है ना बेटा। फर्स्ट होता है V इज इक्वल टू आर आई। व्हाट इज V? वोल्टेज। व्हाट इज आर? करंट। व्हाट इज आई? सॉरी V आर रेजिस्टेंस। व्हाट इज आई? करंट। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू आर आई तो क्या होगा? ओम्स लॉ पता होगा ना 10th क्लास में। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पता नहीं इस चीज का। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उसका एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। वो क्या है? R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस माइनस एल्फा इंटू डेल्टा टी। बेटा याद रखना ये फॉर्मूला वो है जिससे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट है, वो ये फॉर्मूला होता है बेटा। व्हाट इज आर? आर यानी कि ये कह सकता हूं कि फाइनल टेम्परेचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर जो बाद में कितना हुआ। व्हाट इज आर नॉट? इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस, सॉरी बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। व्हाट इज अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके बारे में बताऊंगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और व्हाट इज डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे फाइनल माइनस इनिशियली होता है ना चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो बेटा इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। क्लियर है? अब बात सुनो, ये अल्फा प्लस माइनस क्यों लिया बेटा? याद रखना, एक तो होता है मेटल जो आपने याद रखना है, एक होता है एलॉय और एक होता है सेमीकंडक्टर, या इनको हम कंडक्टर बोल सकते हो। क्लियर है ना बेटा? इसको कंडक्टर बोल सकते हो मेटल को। दूसरा होता है एलॉय और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। इनके रेजिस्टेंस वाइज अल्फा की वैल्यू अलग अलग आती है, याद रखना। कंडक्टर में अल्फा अलग होता है, एलॉय में अल्फा अलग होता है और सेमीकंडक्टर में अल्फा अलग होता है। आपको सर अल्फा की वैल्यू क्या ले हम कंडक्टर के अंदर? अल्फा, कंडक्टर में अल्फा हमेशा याद रखना, कंडक्टर में अल्फा हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, याद रखना। तो इसका मतलब अल्फा अगर पॉजिटिव होता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। मतलब एक बात समझना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा। तो किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव आया है। ठीक है। अगर ये है बेटा दूसरा, अगर मान लिया मैं एलॉय भी सेम है बेटा, एलॉय का भी सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, चाहे एलॉय हो चाहे कंडक्टर हो। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा क्या होगा बेटा बताओ? सेमीकंडक्टर में जो अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा, याद रखना, अल्फा नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस का? आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है फॉर्मूला की। बताओ अल्फा किसके लिए पॉजिटिव? इसमें डेल्टा टी अगर बढ़ाऊंगा चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो आर रेजिस्टेंस जो क्या होगा बताओ? क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो इसका मतलब ये अगर फैक्टर पॉजिटिव है तो ये फैक्टर क्या आएगा? घटेगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू टेम्परेचर के साथ घटती है, किसमें? सेमीकंडक्टर में। आप लोगों को जो चीजें और याद रखनी है वो क्या है? आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां रेजिस्टेंस है बच्चों
और यहां टेम्परेचर है। अगर मैं कहूं ये ग्राफ किस केस में आएगा, ये ग्राफ किस में आता है, बिल्कुल ये ग्राफ है किसका, मैं आपको बोल सकता हूं ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा कि रेजिस्टेंस 0 बहुत कम पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट कर लो कुछ वैल्यू से। तो अगर मैं कहूं ये इधर टेम्परेचर है, इधर रेजिस्टेंस है, तो ये किसका ग्राफ है, कंडक्टर का। याद रखना बेटा, इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्लियर है ना। अगर आप लोगों को पूछे बताओ लोहे का डायग्राम क्या आएगा, अगर लोहे है तो ये रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा। मतलब बढ़े तो ये भी गा, लेकिन इसका रिलेशन इतना फास्ट वेरी नहीं करेगा जितना जितना ये कर रहा है। तो इसका मतलब ये अलोए वाला केस है, ग्राफ नोट करते चलना। अगर आपसे पूछे सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर से घटता है, तो इसका इधर आर लो इधर टी लो, और ये बेटा वेरिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर बात होगी ना। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये टेम्परेचर ये ग्राफ ये रिलेशन इन्हीं से आए हैं। ये फॉर्मूला फेमस है बेटा ओम्स लॉ में, आपको पता रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता हो तो कांस्टेंट कंडीशन मान के चलते हैं कि आर को कांस्टेंट मानो तब ओम्स लॉ वैलिड है, लेकिन हर टाइम आर कांस्टेंट थोड़ी रहेगा ना बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, क्लियर है ना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना जो रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, लेकिन उनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म कौन सी है, लेंथ एरिया को छोड़ के ये टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म ये है बेटा, आर नोट 1 प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, नोट कर लोगे ना अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करो। अगला पॉइंट सुनो बेटा, अब अगर करंट चला भी जाएगा किसी कंडक्टर में से, किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो भी हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको फेमस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आता है सीबीएसई में। तो देखो बेटा वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर मान लिया कोई कंडक्टर है बच्चों जिसकी लेंथ तो एल है, ठीक है, कितनी लेंथ है उसकी एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, बोल सकते हैं ना। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बच्चों, लेंथ एल है, अगर यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है आई, और आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, इसके ऊपर वोल्टेज कितना डेवलप कर रखा है बताओ, यही सेंड से सेंड के बीच में, यानी कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी कनेक्ट करके दिखा दो बेटा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब समझो मैंने V वोल्टेज अप्लाई कर रखी है इन दोनों के टर्मिनल, ताकि करंट को फ्लो कर सके हाई पोटेंशियल से लो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगला पॉइंट सुनना, ये करंट इसके अंदर वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट याद रखना, जो I होता है दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू कंडक्टर के केस में ओनली, कंडक्टर के केस में, क्लियर है ना। तो I की वैल्यू क्या आएगी, N E ए वी डी बाई एल, ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, एन ई ए वी डी बाई एल। अब आपको सर ये फॉर्मूला किस किस चीज को डिनोट करता है, मैं आपको बता दूं, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, एन क्या लिखोगे, एन होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है ना बेटा। अगला पॉइंट क्या है, ये थोड़ी सी इंक इश्यू है, ठीक है, तो मैं इंक डाल देता हूं बेटा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पॉइंट है कि व्हाट इज एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब दोबारा लिखो दिख जाएगा, ठीक है। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, और उसके बाद ए क्या है, एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें से ये करंट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला पॉइंट क्या है, वीडी कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी होती है ना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप देख लेना, ये सब ये फॉर्मूले डेफिनेशंस वगैरह तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही। व्हाट इज एल, एल है लेंथ बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्लियर है ना। अब ये सारे पैरामीटर्स आपको याद रहने चाहिए, और कैपिटल एन बाई एल को क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल एन, याद रखना कैपिटल एन बाई एल को कई जगह पे स्मॉल एन लिखा मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ बेटा, पर यूनिट लेंथ, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि एन बाई एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम की टर्म है ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म भी आ सकती है, अगर उसकी कुछ वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ है तो क्या करोगे बताओ, ये पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म भी बन सकती है, तो ये स्मॉल एन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, नंबर
डेंसिटी, और आप यहाँ पे क्या लिखो, एल की जगह पे वॉल्यूम कर लो बेटा, क्योंकि उसकी कुछ साइज तो होगा ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बेटा, इसकी वॉल्यूम लिख लो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू स्मॉल एन ई ए वी डी। याद रखना बेटा, व्हाट इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, एन ई ए वी डी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर करंट। याद रख लोगे, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये डायग्राम याद रखना, ये एरिया, ये लेंथ, ये वोल्टेज भी अप्लाई कर दे, करंट फ्लो करने लग गया, तो करंट की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी। याद रख लोगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं ना, तो जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है चलने की बेटा, तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो उसमें फॉर्मूला लिखवाता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज के बाद क्या लेना, वो लेना है ई टाउ बाई एम। आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवा रहा हूं ओनली। तो आपको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे तो याद रखना ये ई टाउ बाई एम। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देता हूं, ये ई तो पता ही ना, लिख दिया। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ये सब डेफिनेशन में आप पढ़ोगे थ्योरी के अंदर, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब आप इस फॉर्मूले को अगर यहां पुट करना चाहो तो क्या होगा बताओ, आराम से एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है ना। लेकिन अलग अलग याद रखो, करंट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, अगर आपको एक दूसरे में रिलेट करना है तो एक दूसरे में पुट कर लो बेटा यहां पे, तो आपका फॉर्मूला नया बन जाएगा। क्लियर है ना। अगला पॉइंट, एक आई बाई ए करंट डेंसिटी। बेटा एक और फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, जे वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर है। करंट डेंसिटी क्या होती है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला, तो J इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, I बाई ए। याद रखना बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया कितना आ गया बताओ, ये आ गया NeVD। NeVD, N होती है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, करंट डेंसिटी आ जाएगी बेटा, दैट इज ए करंट डेंसिटी। लिख देता हूं J, करंट डेंसिटी। करंट क्या है बच्चों, डेंसिटी। क्लियर है। अब आपको एक पता होना, एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर मैं इस पैरामीटर को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां पुट कर दूंगा तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, J इज इक्वल टू एन ई। अगर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूले को यहां पुट करता हूं तो क्या होगा, ई टाउ बाई एम इंटू कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, और ये जो फैक्टर है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा, कंडक्टिविटी। याद रखना, कंडक्टिविटी ये है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। क्या किया मैंने, इस करंट डेंसिटी जो वीडी है ना बेटा, इसको यहां से उठाया, वीडी की जगह पुट कर दिया, नया फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। क्लियर है ना। और ये फॉर्मूला क्या है बताओ, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला जो है कंडक्टिविटी सिग्मा का है। याद रखना बेटा, ये सिग्मा होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक नया फॉर्मूला बनाना चाहूं तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा को क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू होती है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। क्लियर बात है ना। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को हमेशा याद रखना, J इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम। तो सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, यहाँ पे रिप्लेस करके बच्चों आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। एक चीज और सुनते चलना, रब करता चलूंगा मैं, तो एक फॉर्मूला और बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, एक फॉर्मूला और बनेगा, वो है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। पता होगा ना 10th क्लास में रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो इसका रो की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, रो की वैल्यू आएगी बच्चों 1 बाई सिग्मा। तो इसको पलटी मरवा दो, इसको m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। याद रखना बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में जितने भी फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये इसको बोलते हैं ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फॉर्म ऑफ विजिकल तो आ रहा ही होता है ना ओम्स लॉ, वैसे ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है ये, उसकी डिफरेंशियल बेटा। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ
ओम्स लो। याद रखना अगर कभी न्यूमेरिकल में आ जाए तो ये फॉर्मूला J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे होती है करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या होती है बताओ, कंडक्टिविटी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ओम्स लो होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का, ओम्स लो बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिग्मा का, ये रिलेशंस आपको, ये फॉर्मूला और मैंने जितने भी आप लोगों को बताए हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे के सारे, क्लियर है। एक होती है मोबिलिटी, लास्ट बेटा क्या होती है बताओ, मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, पता होगा ना। मोबिलिटी, मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा म्यू। मोबिलिटी किससे डिनोट करते हैं बच्चों, म्यू से। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल है सर, हमें इसको अगर निकालना है तो इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे बताओ, बताओ मोबिलिटी वाले। इसके फॉर्मूले बनेंगे जैसे क्या था वीडी का फॉर्मूला, शाबाश, ई टाउ बाई एम था ना, चेक करो अपनी कॉपी में। तो v बाई डी कर लो तो ई टाउ बाई एम रहेगा ना, v बाई ई आएगा। तो इसका हम इसको लिखते हैं ई टाउ बाई एम, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, जो इनको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। रखोगे ना नीट में, जेई मेन में बेटा इन्हीं से बाहर नहीं आता, ठीक है। कौन कौन से, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, मोबिलिटी वाला, कंडक्टिविटी वाला, रेजिस्टिविटी वाला है, ये एक दूसरे फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर करके आगे बढ़ते रहते हैं, हो गया ना। अगला स्टेप क्या है बच्चों, देखो अगला इसके बाद है कि आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। सेल के बारे में किस तरह से, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और नो करंट कंडीशन, पता है ना इस चीज का, कि अगर ई और वी, एक होती है ईएमएफ, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बीच में क्या आता है बच्चों, रिलेशन आता है ना। तो मैं रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूं कि कौन कौन से रिलेशन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो फर्स्ट रिलेशन, एक तो होता चार्जिंग का रिलेशन, चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। क्या रिलेशन होगा चार्जिंग ऑफ सेल में, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। ये रिलेशन आपने याद रखना है, क्लियर है ना। ये डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का, क्लियर है। डिस्चार्जिंग मतलब करंट फ्लो करने लग रहा है सर्किट में, यानी कि जो सेल है ना वो करंट को फ्लो करवा रहा है, ठीक है ना, यानी कि यूजेबल सेल है हमारा। तो इसका मतलब E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। E क्या होती है, ईएमएफ, याद रखना है फॉर्मूले में, ईएमएफ ऑफ सेल बेटा। व्हाट इज V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज I, करंट। यानी कि अगर आप सेल के बारे में बात करते हो तो एक सेल की ये कंडीशन होती है ना कि ईएमएफ और उसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस होता है, उसका मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सेल के बारे में, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये अगर मैं कहूं बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहोगे अगर ये चार्जिंग सेल चार्ज है तो याद रखना ये कंडीशन यहां प्लस आ जाएगा, और अगर बेटा यहाँ पे क्या है, ये डिस्चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए है E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर। इसमें E हमेशा ग्रेटर देन V होता है डिस्चार्जिंग ऑफ केस में। ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पक्की बात है ना, याद रख लोगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग ऑफ सेल में क्या करोगे बताओ, चार्जिंग ऑफ सेल में, चार्जिंग ऑफ सेल इसमें क्या होगा, इसमें E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, E इज इक्वल टू E प्लस V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। क्लियर है। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जहां यहां प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें यहां पे ई वी होगा ना, वी ग्रेटर देन क्या होगा, ई होगा। ये चार्जिंग है, चार्जिंग के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से ज्यादा होता है। क्या होता है, ईएमएफ से ज्यादा। या मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना, क्या कह सकता हूं, ये फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, ये फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, या E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। क्लियर है ना। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। यहां पे इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूं तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है ना। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये क्या है,
इसमें ई क्या है, ग्रेटर देन वी या लेस देन वी, या माइनस आएगा प्लस आएगा, बताओ इसमें क्या है, ई ग्रेटर देन वी, ये तो यही बन गया ना। तो इसमें तो क्या है, ई ग्रेटर देन वी का केस है कि ई को अगर बराबर होना तो वी में कुछ ऐड किया गया है, ठीक है ना। इसमें ई ग्रेटर देन वी का केस है। अगर मैं लेस देन का बनाऊं तो क्या होगा, ये केस हो देखो माइनस का। इसमें क्या है, v ग्रेटर देन ई है, देख लो, चाहे v बड़ा है तभी माइनस करके ई के बराबर आया है ना, तो इसका मतलब कौन सा, ये चार्जिंग वाला केस है, v ग्रेटर देन ई। याद रखना बेटा, क्या बताओ, v ग्रेटर देन ई, तो याद रखना ये चार्जिंग ऑफ की कंडीशन होती है। और ये कौन सी होती है बताओ, जिस चार्जिंग नो करंट की कंडीशन क्या होती है, नो करंट की कंडीशन होती है ई और वी बराबर हो जाए, कि करंट ही फ्लो ना करे सर्किट में, ना चार्ज हो सेल ना डिस्चार्ज हो, तो नो करंट कंडीशन की होती है बेटा ई इक्वल टू वी। ई और वी दोनों आपस में क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए, तो इसको नो करंट की कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है ना। अगला रिलेशन क्या याद रखना है आप लोगों ने, इसमें ये याद रह जाएंगे ना, ई माइनस वी, यहां स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है बताओ, इंटरनल। मान यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल आर कौन सा रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, सब ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो ये चीजें आती है, हमें आती है, मतलब तभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आती है, बेसिक नहीं है ये, कहीं सोचो सर समझा नहीं रहे स्मॉल आर क्या, नहीं, मैंने क्या फॉर्मूला रिवीजन ओनली। क्लियर है ना बच्चों। अगला स्टेप सुनो, अगला स्टेप है सर, ठीक है, हम ये नोट कर लेंगे, E इक्वल टू वी माइनस आई आर, या E इक्वल टू वी प्लस आई आर, लो इसको इधर हटा के ना वी प्लस ही कर लो, E इक्वल टू वी प्लस आई आर, ताकि एक साथ आपको याद रह जाए कि V प्लस आई आर, और ये रिलेशन है V माइनस आई आर, चार्जिंग ऑफ सेल में, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का केस है, ठीक है। इसमें E ग्रेटर देन V, इसमें E लेस देन V, और जब E और V बराबर हो जाएंगे तो समझ जाना नो करंट कंडीशन बोलते हैं, कि कोई करंट सर्किट में फ्लो कर ही नहीं सकता। ये वाला और ये वाला रिजल्ट याद रखना। क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या है जो तुम लोगों ने याद रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिफरेंस बताना है बच्चों। क्या बताना है बच्चों, डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, उस चीज को देखते हैं बेटा, देखो। और फॉर्मूला क्या कहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, कैपिटल आर से, और इंटरनल किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो आपने याद रखना है, कई बार उससे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। वो क्या है सुनो, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, वो क्या है, वो देखो, जो स्मॉल आर होता है ना, वो क्या होता है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। अब ये मत पूछना कि सर इसमें ये ई क्या है, वी क्या है, मैंने बता दिया, ई होती है ईएमएफ, वी होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड के बीच का डिफरेंस बेटा। और आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, नोट करते चलना साथ में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेल के बारे में तो पता होना चाहिए, चार्जिंग की कंडीशन के बारे में, डिस्चार्ज की कंडीशन के बारे में, और इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस किस तरह से पूछा जाएगा, होगा ना ये बात। अगला पॉइंट समझो बेटा, अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला है कि अगर दो सेल पैरेलल में हैं, इस तरह से अलग अलग, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मान लिया कोई कहे कि एक सेल है जिसकी ईएमएफ E1 है, ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, कोई दूसरा सेल है उसकी ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, लो ये R1 है, ये R2 है। क्लियर है ना, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, और एक करंट I है, ठीक है, जो इस यहां से एंटर कर रहा है। तो कोई पूछे व्हाट इज द टोटल ईएमएफ पैरेलल में, ये पैरेलल है ना, लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो सेल है, ज्यादा भी हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं बेटा। तो मैं रिलेशन बताता हूं क्या होगा, जो यहां पे ईएमएफ जुड़ेगी ना, वो ईएमएफ का फॉर्मूला कैसे होगा, अगर दो सेल हैं तो सबसे पहले देखो यहां पे करंट I बन जाएगा, यहां पे करंट क्या जाएगा बताओ, I2 जाएगा। आपको पता है ना पैरेलल में टोटल करंट क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है ना। तो आपने क्या फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना, E इक्विवेलेंट टोटल ईएमएफ अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब सबका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा, याद रखना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस सो जितने भी होंगे वो डायरेक्ट क्या होते जाएंगे बच्चों बताओ, ऐड होते जाएंगे। ये बात तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, वैसे आपको पता होना चाहिए E बाई R क्या है, करंट का तो फॉर्मूला है। जैसे मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला प्रूव करवाता हूं, सिंपल बात,
कि या E3/R3 इस तरह से सारे के सारे अगर आप जोड़ते चलोगे तो ये टोटल करंट जो फ्लो करेगा उसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला है। अगर एन तक जाओगे तो En/Rn। लो बेटा मैं ऐड करके बता देता हूं। दैट इज ए टोटल करंट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट तो क्या होगा, आपने I1 प्लस I2 निकालना है, उसका रिजल्ट ये आएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस एक सेल और पैरेलल में जुड़ा है तो E3/R3 E4 तो मतलब ये आपको ये सम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन आना चाहिए, हो गया ना। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा मैथमेटिकली और बता दूं। अगर मैं कहूं व्हाट इज टोटल आर इक्विवेलेंट, ये क्या होगा बताया 1/R1 क्योंकि पैरेलल में है ना, प्लस 1/R2 प्लस क्या होगा बताओ 1/R3 सो ऑन। जितने भी पैरेलल में सेल जुड़ते जाएंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देना, टोटल इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो यही आएगा ना पैरेलल में, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, पक्का। और जो यहाँ पे ईएमएफ हो कितनी आएगी याद रखना, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगी, ईएमएफ कितनी आएगी इन दोनों का सम में, वो आएगी E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद रखना बच्चों, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो। और ये इक्विवेलेंट क्या है बताओ शाबाश, क्या है ये यानी कि आगे भी ऐड करते जाओ, प्लस में E3R3 n तक चले जाओ, चाहे प्लस में R3 सो ऑन बेटा, कितना आगे पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल के अंदर। और ये टोटल करंट निकालना हो तो, और बेटा आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस तरह से पैरेलल की तरह ऐड करके निकाल सकते हो जाएगा ना। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं पहले बता रहा हूं, ये आपने याद रखना है कि अगर पैरेलल के अंदर कितने भी सेल जुड़ते जाएं तो आप लोग उसको किस तरह से सोल्व करते चलोगे, तो उनकी ईएमएफ और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस देख लो बेटा। ये E3 लिया, ये E4 लिया, ठीक है, इनका इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका R3 है, इसका यहाँ पे इंटरनल क्या जोड़ दिया बताओ R4 जोड़ दिया, तो कितनी भी सीरीज पैरेलल में ले लो, करंट का फॉर्मूला ये इक्विवेलेंट का इस तरह से ऐड होता जाएगा। और बेटा आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो पैरेलल के अंदर डायरेक्ट जोड़ते जाओ, सबको आती है बात कि रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 के टर्म में ऐड होते हैं, हो गया ना ये चीज। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होगा, डायरेक्ट ऐड होगा, डायरेक्ट मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 डायरेक्ट। याद रखना सीरीज के अंदर अगर आ जाए तो कैसा होगा, अगर सीरीज में ऐड करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से, ये ठीक है ना, ये सब सीरीज में है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव जुड़े ना तो सीरीज में होता है, सारे नेगेटिव एक टर्मिनल से जुड़ जाए, सारे पॉजिटिव एक से जुड़ जाए तो पैरेलल में होता है, पता है नहीं बात तो गुड। ये E1 इनका रेजिस्टेंस बेटा मैं यहां दिखा देता हूं, ये R1 या R2 या R3, तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा पता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 सारे जोड़ दो, R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये टोटल करंट क्या होगा बताओ, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। लो बेटा, तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करना सीरीज के अंदर, तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट जोड़ देने, ईएमएफ भी डायरेक्ट जोड़ देनी, दोनों का आपस में क्या कर देना बच्चों, डिवाइड कर देना, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बताओ, टोटल करंट भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा, क्लियर है ना ये फॉर्मूला या E1/R1 क्या निकालोगे, नहीं ये भी नहीं याद रखना पड़ेगा। और ये इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है ही बेटा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इजी पड़ता है रेदर देन पैरेलल, लेकिन पेपर में कौन सा आता है पैरेलल में, क्लियर है ना, तो इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट समझो सर, ठीक है, आपको पता है ना कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल होती है, क्लियर है ना, एन से मतलब एन सेल सीरीज में जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों, मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है कि एन सीरीज एम पैरेलल, उनके रिजल्ट्स याद होंगे ना, मतलब आपको वो रिजल्ट भी याद रखने हैं अपने माइंड में कि बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा रिजल्ट आता है, लेकिन वो होता कब है, जब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबके बराबर होते हैं, अलग अलग ईएमएफ नहीं होती, सबकी ई होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका क्या होता है आर होता है, उनको सबको पैरेलल में जोड़ दो, एक बार सबको किस में जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, और आपसे पूछा बताइए व्हाट इज द टोटल करंट, ये तो अलग अलग का था, देखो ये अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस, अलग अलग ईएमएफ बेटा, क्लियर, तो ये फॉर्मूला तो उनके लिए था, लेकिन अगर ये मॉडिफाई होके आ जाए तो अगर आपसे पूछे सबकी ईएमएफ क्या है, एन सेल हैं, कितने हैं एन, तो बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, तो क्या होगी, देख बेटा देखो इसे निकालो, इफ अगर ये सारे E1 E2 E3 अगर E के बराबर आ जाए, सारे के सारे E के बराबर हो, ऐसे N सेल जुड़े हों और सबका रेजिस्टेंस क्या हो R1 R2 R3 भी R के बराबर हो, क्लियर है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ गई
इफ कंडीशन है बेटा, इफ ये अप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा पैरेलल में। देखो मैं ये चीज रब कर रहा हूं, ये चीज रब कर रहा हूं। देखो अगर मान लिया सभी इक्वल ईएमएफ के हों, इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस हो सर, सब पैरेलल में हो, तो उनका केस क्या आएगा देख लो, यहां से वेरीफाई हो जाएगा। देखो यहां से क्या होगा, E1 E2 E सबकी ई पुट करो R, तो क्या होगा NER। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे E1 ER प्लस ER प्लस ER, ऐसे N सेल जोड़ दिए तो क्या होगा NER। NER पता है ना, यही होगा ना NER। तो इसका मतलब अगर आप ये इस कंडीशन को इसमें फुलफिल कर दोगे N सेल तक, तो आपका जो रिजल्ट क्या आएगा बताओ NER। बिल्कुल सही बात है, हो गया ना NER। और अगर मान लिया मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की जगह पे भी पुट कर दूं तो बेटा क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा अपॉन NR। चेक कर लो, क्लियर है ना। देखो N से N कैंसिल, R से R कैंसिल, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया E के बराबर ना, जो एक सेल की है। ध्यान से सुनना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर पैरेलल में N सेल जुड़े हैं, ठीक है, E के, और उनका इंटर रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r इक्वल है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ये आ गया ना। अब मैं पूछूं बताओ R इक्विवेलेंट कितना, तो आपको पता है ना R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वन क्या बताता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो जोड़ते चलो तो कितना होगा N/R तक जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, N सेल का तो N/R ही होगा ना, मतलब N तक जाएगा 111, तो इसका हम लोग टोटल कितना होगा बताओ जल्दी, ऊपर N तक जाएगा तो R कॉमन लो तो N/R आ गया ना। तो N सेल के लिए N सेल सीरीज पैरेलल में जुड़ी हैं, तो N सेल पैरेलल में जुड़ी हैं। अगला पॉइंट सुनो, अगर R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे N/R, तो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया R/N। और आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल करंट, तो आपको पता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट ना, तो टोटल करंट का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला E अपॉन, देखो बेटा E अपॉन R/N, तो क्या बन गया बताओ NE/R। रट लो बच्चों, दैट इज द फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए कि बताओ करंट अगर इक्वल है, मतलब इक्वल ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है, तो बताओ बच्चों टोटल करंट कितना होगा NE/R। N टाइम हो जाएगा एक सेल का करंट का, N टाइम। देखो ये भी न्यूमेरिकल आता है N टाइम, कर लोगे ना। ऐसा ही किसका है, सीरीज का है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखनी है बेटा, जो मैंने बताई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है इसके बाद में, मिक्स्ड ग्रुपिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, या अपने कंडीशंस। हाँ एक और चीज मिक्स्ड ग्रुपिंग का भी याद रखना है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग क्लियर है ना। जब E1 E2 सब बराबर हो, ठीक है ना, और कितने हो N तक जाएं, और सब N सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग, N यानी कि N तो रो और M कॉलम हो, इस तरह से, क्लियर है ना। यानी कि N तो रो और M क्या हो, कॉलम हो, इस तरह से बेटा। देखो 1 2 ये तो हो गए, उसके बाद यहाँ पे भी आने लग गए, ठीक है ना। तो मतलब आप क्या कहोगे कि ये तो सीरीज में भी चल रहे हैं, और इस तरह से रो किस में चलेंगे, पैरेलल में भी चलेंगे। किया होगा ना ये कंसेप्ट, आसान है बिल्कुल, आप आराम से देखना कॉपी में, वो भी आप कंसेप्ट याद रखोगे, N रो और M कॉलम वाला, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट आप लोगों के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाने आने चाहिए, ये बताऊंगा नहीं ना सिखाऊंगा, किरचॉफ्स लॉ लगाने आने चाहिए, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, क्लियर ना बेटा, किरचॉफ्स लॉ ये आपने क्लियर होना चाहिए बेटा, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ, और दूसरा कौन सा है बच्चों बताओ, सेकंड लो, ठीक है। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली, ठीक है ना, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा उसमें लगाना सीख लेना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फर्स्ट लो और दूसरा कौन सा बताओ, इसको करंट लो बोलते हैं, इसको वोल्टेज लो बोलते हैं, लूप लो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये भी न्यूमेरिकली याद रखना है। तीसरा कौन सा फॉर्मूला, व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज का पता है ना, बैलेंस्ड कंडीशन होती है, P/Q इज इक्वल टू R/S, पता है ना कि भाई ये व्हिटस्टोन ब्रिज आपने बनाया होगा गैल्वेनोमीटर जोड़ के, ठीक है ना। और आपसे पूछा होगा बताओ व्हाट इज द बताओ कौन सी कंडीशन है जिसमें गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, तो आप क्या कहोगे P/Q इज इक्वल टू R/S, मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S, ये आपने याद रखना है बेटा। जब इसमें से करंट जीरो हो जाए वो तभी पॉसिबल है, नीचे करंट नहीं आएगा जब आपके ये रेशो क्या हो जाएंगे बच्चों बताओ, इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं नो करंट कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है बेटा, ये व्हीटस्टोन
स्टोन ब्रिज, क्लियर है। उसके बाद लास्ट कौन सा है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है पता होगा ना, मीटर ब्रिज का तो नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन होती है ना, यानी कि अगर मैं कहूं बताओ एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक नॉन गिवन है शंट, ठीक है, तो क्या होगा 100/L/L, पता होगा ना। L कौन सी लेंथ होती है, बैलेंस लेंथ होती है। ये फॉर्मूला भी ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, क्लियर है। तो R/S इज इक्वल टू 100/L। L कौन सी लेंथ होती है, नल डिफ्लेक्शन लेंथ बेटा, नल डिफ्लेक्शन लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आता है, यहाँ पे जो स्लाइड करते हो ना वो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे वहां पे रुक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं हम, ठीक है ना। तो नल डिफ्लेक्शन जहां पे है, जहां गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करे वो लेंथ कितनी है, ठीक है ना। और R/S क्या होता है, एक नॉन रेजिस्टेंस, एक कौन सा होता है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। वो 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है स्केल की, जहां पे जो स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको याद रखना है ये फॉर्मूला मीटर में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है बेटा, सॉरी मीटर ब्रिज का, ये कौन सा है, मीटर ब्रिज का, कर लोगे ना, बड़ा आसान सा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कर लोगे ना। ये कौन सा है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आई होप आप लोग इसको आराम से बैठ के रिवाइज करोगे, इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखोगे जो मैंने बताए हैं, और उनको कॉपी के अंदर क्या करोगे, उनके डेरिवेशंस चेक करोगे कि सर ने फॉर्मूला बताया तो इसका कैसे डेरिवेशन आया था, क्लियर है। तो जरूरी है कंसेप्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 4 के लिए, क्लियर है ना बेटा। चलो शाबाश, थैंक यू।